गुड मॉर्निंग टू एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इस पुस्तक का पूरा करने जा रहे हैं। इसमें कल हमारे एक्सरसाइज यानी अभ्यास के 3 प्रश्न हो गए थे। आज प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपको बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण दीजिए। सबसे पहला, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 30 शिक्षक हैं, 20 पुरुष हैं, अर्थात 10 जो महिला शिक्षक बच गए वो अल्पसंख्यक हैं। तो महिला टीचर्स अल्पसंख्यक हैं। महिला टीचर्स को सभी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती जो टीचर्स को मिल पाती है। उनका शिक्षा का प्रचार स्वतंत्र रूप से होने के लिए उनको अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए और बहुसंख्यकों का उन पर दबाव नहीं होगा। इसलिए महिला टीचरों का सम्मान करना चाहिए और उनको भी पुरुषों की तरह अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे भी अपना कार्य सुचारू रूप से करवा सकें। नेक्स्ट पार्ट है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो यहाँ पर जो 95% लोग बच गए वो बहुसंख्यक हैं और जो 5% बौद्ध धर्म को मानते हैं वो अल्पसंख्यक हैं। हमें प्रत्येक नागरिक का, चाहे कोई भी धर्म हो, उसको सम्मान से देखना चाहिए। भारत में प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट है। अपने धर्म के प्रचार प्रसार में प्रत्येक को योगदान देना चाहिए। हमें अपने धर्म का सम्मान जैसे हम करते हैं वैसे ही दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। ये दूसरे बताते हैं। गए, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लिखेंगे, मांसाहारी अल्पसंख्यक समुदाय है। हमें अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। मनपसंद भोजन करना भी प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। अतः हमें यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लाइनें लिखनी है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। इसके नीचे आप लिखेंगे जो 10 स्टूडेंट्स बच गए, 10 स्टूडेंट्स जो दूसरे निम्न समुदाय से हैं या निम्न जातियों से है या निम्न परिवारों से है, वे अल्पसंख्यक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। हमारा संविधान बताता है कि प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति और जन्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और ये भी एक धर्मनिरपेक्षता की पहचान है और सभी व्यक्ति समान हैं, सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। तो ये लाइनें आपने लिखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम हमें क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो विशेषताएं हैं ये क्यों ज़रूरी है। पहला है संघवाद। तो संघवाद क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप ये लिखेंगे, यह राष्ट्र की एकता को निश्चित करता है। यहाँ जहाँ प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर मिलते हैं,
संघीय सरकार केंद्रीय सरकार को अनुमति प्रदान करता है ताकि वह सर्वोच्च जो पावर उसको दी गई है उसको बनाए रखे और सर्वोच्च शक्ति जो सेंटर के पास है, केंद्र के पास है, उसका समुचित रूप से राज्यों में और जो पंचायत समितियां हैं उसमें बंटवारा करके कल्याण को बढ़ावा दे, जन कल्याण को बढ़ावा दे। इसलिए ये ज़रूरी है। संघवाद सभी का विकास हो जाए, नहीं तो जो सेंटर के पास जो पावर है वो तानाशाह का रूप धारण कर सकती है। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, हमें तानाशाही शासन से छुटकारा दिलाना है, क्योंकि पावर जो कि दी गई है वो किसी एक सिस्टम को नहीं सौंपी गई है। सरकार के तीनों अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, सभी स्वतंत्र हैं और किसी के काम में बाधा नहीं डालते। नेक्स्ट है वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में आप लिखेंगे कि हमारे प्रत्येक मानव जीवन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये मानवता के कल्याण की भावना रखते हैं। ये आम जनता को मनमाने ढंग से शासन करने में प्रत्येक नागरिक की रक्षा करते हैं। ये मानव जीवन का आधार है। इसके बिना हम मनुष्य नहीं है, वो पशु के बराबर हो जाएगा। सभी संस्थाओं के लिए इनका पालन कराना अनिवार्य है। और लास्ट है संसदीय शासन पद्धति। यह आम जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वचन देता है। यह इस बात का प्रयास करता है कि जो देश का जो भार है वो युवा कंधों पर ही है, और ये इस बात का भी बढ़ावा देता है कि देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है, देश को चलाने में भागीदारी है। तो देश में आगे ले जाने में जनता का साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बात को यहाँ पर समझाया गया है, इसलिए ये संसदीय प्रणाली ज़रूरी है। अब प्रश्न नंबर 6 में क्या बताया गया है, जो नक्शा दिया गया है ये है। इसमें भारत है वो पूरा लाल रंग से भरना है, नेपाल है वो हरे रंग से भरना है, और बांग्लादेश को पीले रंग से भरना है। ये आपका एक्टिविटी का काम है, तो ये भर के अपलोड करके दिखाना है। इसके बाद ये जो कुछ शब्द संकलन है ये आपने जैसे दे रखा है वैसे ही लिखना है। सभी पॉइंट्स लिखने हैं, एक किसी को भी नहीं छोड़ना। फिर ये यहाँ पे चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये जो मंत्री के नाम दिए गए हैं शुरू से है, जैसे राजेंद्र प्रसाद कौन थे भी, संविधान सभा के अध्यक्ष। फिर जयराम दास दौलत राम खाद्य कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री। तो ये था। दूसरा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा वो ये है, एक तो मौलिक अधिकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये सारा का सारा आपने लिख लेना है अपनी कॉपी में। मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या बनेगा, मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये सारा का सारा लिख लेना है। फिर एक प्रश्न और बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पे बनेगा, संविधान सभा के सदस्य को किस बात का भय था। ये प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य को किस बात का डर था या भय था। उनको भय इस प्रकार का इसलिए था क्योंकि वे समझते थे कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ प्रावधान किए। तो ये था। फिर राज्य शब्द की व्याख्या कीजिए। राज्य शब्द से क्या अभिप्राय है। तो राज्य शब्द का जो अर्थ है
वो बहुत विस्तृत है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि राज्य कहाँ से स्टार्ट है। राज्य ये रहा। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाल राज्य आदि की बात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर राज्य की परिभाषा है, राज्य क्या है। फिर ये यहाँ पर भी बन रहा है प्रश्न। यहाँ पर ये संविधान सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने क्या कहा था संविधान के बारे में। सार्वभौमिक वयस्क सिद्धांत या मताधिकार के बारे में संविधान सभा के सदस्य A.K. अय्यर के द्वारा कहे गए शब्दों का वर्णन करें। तो आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था को व्यक्त करता है। यह विश्वास इस बात पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञान का उदय करेगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और आम जीवन को और बेहतर बनाएगी। तो ये प्रश्न अपने लिखना है। फिर ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारे संविधान सभा के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये लिखना है। फिर इसी में से यही बनेगा। फिर एक ये यहाँ पे था संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चलो नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आप आओ यहाँ पर, ये संविधान सभा के भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। प्रश्न है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है संघवाद। संघवाद में कम से कम इस चीज़ का वर्णन अवश्य करना है कि ये जो बता रखा है, इसका मतलब है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है, केंद्रीय स्तर पर भी सरकार है। तो ये लाइनें ज़रूर लिखनी है। और इसमें एक लाइन, दो लाइन और जोड़नी है। यहाँ से लगातार 2 लाइनें तो बिल्कुल स्टार्ट से हैं। इसके बाद और आगे बता रहे हैं। ये यहाँ पर आ जाओ आप। ये है भारत के, दूसरी लाइन, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतंत्र अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। यहाँ तक चलो ये कर लो, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से स्तर की सरकार किन किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। यहाँ तक है। ये पहला संघवाद वाला, पहली 2 लाइन, और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। भारत के सभी राज्यों को यहाँ से स्टार्ट करके आप कानून बना सकती है, यहाँ तक। फिर दूसरा है भी संसदीय शासन पद्धति। ये यहाँ से स्टार्ट करना है। सरकार के सभी क्षेत्रों पर प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर इसमें लिखना है आगे, संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, धर्म और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है
कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। यहाँ तक लिखना है। दूसरा पॉइंट, थर्ड, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा में आपने लिखना है, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप नेक्स्ट आगे अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ तक लिखना है। और इसमें एक लाइन और जोड़ देना है नीचे, राज्य की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस प्रकार तीनों अंगों के बीच सत्ता का असंतुलन बना रहता है। थर्ड फीचर ये था। फोर्थ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का सिर्फ ये फर्स्ट पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है। मौलिक अधिकारों द्वारा ये खंड भारतीय संविधान को, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अंतरात्मा कहा गया है या कहलाता है। यहाँ से स्टार्ट करके और ये लास्ट में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। यहाँ तक लिखना है। लास्ट हमारा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल ये जो 3 लाइन दे रखी हैं शुरू में, ये लास्ट लाइन छोड़ देंगे, इसके बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये लाइन नहीं लिखनी है। कौन सी लाइन नहीं लिखनी है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। फर्स्ट 2 लाइन्स, फर्स्ट पहली 2 लाइन लिखनी है और उसके बाद आप ये हमारा जो चैप्टर है ये पूरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी। तो ये आपका यहाँ पर पूरा हो गया है चैप्टर, और इसी के साथ हम इस जो वीडियो बनाया जा रहा है इसको बंद करते हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर लिसनिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।